नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र का अध्याय 3 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 6। आइए जानते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या कवर करेंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है बच्चों वैश्वीकरण के बारे में। हम लोग उदारीकरण कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग निजीकरण कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे वैश्वीकरण की, फिर बात करेंगे वैश्वीकरण को कहीं ना कहीं संचालित करने वाला वो संगठन या वो संस्था कौन सी है। वो संस्था है विश्व व्यापार संगठन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी चर्चा करेंगे और फिर बात करेंगे ऐसी कौन सी भारतीय कंपनियां हैं जिनकी आज ब्रांचेस सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं अलग अलग देशों के अलग अलग शहरों में है, उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। बात आज करने जा रहे हैं वैश्वीकरण की, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। देखिए वैश्वीकरण अगर हम लोग बात करें तो वैश्वीकरण सभी प्रकार का होता है। राजनीतिक भी होता है, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन भी है, इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन भी है और सोशल ग्लोबलाइजेशन भी है। पर हम लोग अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ आर्थिक वैश्वीकरण की बात करेंगे। पर सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि एक्चुअल में वैश्वीकरण होता है क्या, ग्लोबलाइजेशन होता है क्या। जनरली वैश्वीकरण का मतलब यह है कि पूरे विश्व का एकीकरण होना। आप शब्द को देखो, वैश्वीकरण, विश्व प्लस एकीकरण, पूरे विश्व का एकीकरण होना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। और पूरे विश्व के एकीकरण होने का अर्थ क्या है, इसके दो अर्थ हम लोग निकाल सकते हैं। वैश्वीकरण के हम लोग दो अर्थ निकाल सकते हैं। वो दो अर्थ कौन से हैं वो देखते हैं। पहला अर्थ तो यह है कि हमारे अंदर कोई भी सीमा ना रहे, मतलब लिमिट्स नहीं होनी चाहिए, कोई बाउंड्रीज का डिफरेंस हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज अमेरिका का सामान हम इंडिया में खरीद रहे हैं, तो हमने कभी कल्पना करी थी कि विदेश का बना हुआ सामान आज हम हमारे देश में खरीद लेंगे? नहीं। इंडिया का सामान ऑस्ट्रेलिया में खरीदा जा रहा है, मतलब बाउंड्रीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया वालों को इंडिया का कोई सामान खरीदने इंडिया आना पड़ रहा, नहीं। इंडिया की कंपनीज का जो सामान है वो पूरी दुनिया में जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, पूरा विश्व एक हो रहा है। और दूसरा अगर मैं कहूं तो वैश्वीकरण में पहला तो जो बाउंड्रीज है, जो सीमाएं हमारी, वो सीमाएं बिल्कुल क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। वो सीमाएं बिल्कुल दूर हो रही है। और इससे क्या हो रहा है, विश्व का एकीकरण हो रहा है। विश्व का एकीकरण हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, वैश्वीकरण। दूसरी जो बात है वो ये है कि अगर कहीं पर भी दुनिया पर कहीं पर भी एक जगह कोई घटना घटती है, कोई भी एक घटना घटती है, तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर होगा। उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं, रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। यूक्रेन और रशिया मुख्यतः तेल उत्पादक देश हैं, वो तेल सप्लाई करते हैं, नेचुरल मिनरल्स इनमें काफी वो सक्षम देश है। तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं जिन सामानों का वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन सामानों की कमी आ गई और उन सामानों के जो है कीमतें हैं उनमें वृद्धि हम लोगों को देखने को मिली है। ठीक है, आप 12th की पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे कि कितनी बड़ी गैस पाइपलाइन और जो नेचुरल पाइपलाइंस है वो रशिया से जर्मनी बाकी देशों तक जा रही, फैल रही है। तो एक जगह कोई घटना हुई, उसका प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ा। ऐसे 1929-1934 की जब महामंदी आई थी, उस समय अमेरिका में कुछ घटना हुई, उसका पूरा प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ा। तो वैश्वीकरण क्या होता है, जब पूरी दुनिया एक हो जाती है। और एक होने का अर्थ यह है कि अगर उसको कुछ हो रहा है तो मुझे भी कुछ होता है। ठीक है, मतलब एक जगह कोई घटना घट रही है, उसका प्रभाव मुझ पर पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस प्रभाव से मैं वंचित रह जाऊं या उस प्रभाव से मैं बच जाऊं। ये बिल्कुल एक तरीके से हम कह सकते हैं जैसे कि एक बीमारी होती है। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, 10 लोग वहां पर बैठे हुए हैं, अगर वो बीमारी एक व्यक्ति को है तो जनरली वो बीमारी 10 व्यक्तियों को फैल सकती है, ऐसा है। तो यहाँ पर वैश्वीकरण यही है कि एक पे अगर एक किसी देश में कोई घटना होती है तो उसका जो प्रसार उसका जो प्रभाव है वो पूरी दुनिया पर हमें देखने को मिलेगा। तो वैश्वीकरण इस प्रकार से विश्व का एकीकरण और एक घटना का प्रभाव पूरी दुनिया पर, यह वैश्वीकरण है। अब विश्व का एकीकरण वैसे बहुत से माध्यम है जिनसे विश्व का एकीकरण होता है, परंतु जो मुख्यतः है वो है व्यापार। मुख्यतः क्या है, व्यापार, ट्रेड के द्वारा ही क्या है, विश्व का एकीकरण होता है। व्यापार हो रहा है, हम लोग दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहे हैं, वो देश हमारे साथ व्यापार कर रहा है, हम सब एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं। और ये व्यापार देश और दुनिया में शांति स्थापित करने में भी एक मुख्य भूमिका निभाता है। विश्व को एक करने में तो मुख्य भूमिका निभा ही रहा है, बल्कि शांति स्थापित करने में भी एक मुख्य भूमिका निभा रहा है। तो सबसे पहला तो जो है वो क्या है, व्यापार। उसके अलावा क्या होता है, जैसे कि पुराने समय में ज्ञान के लिए, ठीक है, आध्यात्मिकता के लिए, इनके लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह आया करते थे, तो वो भी दुनिया को जोड़ने का काम करता था। संस्कृति के माध्यम से आप देख सकते हैं, जैसे अब आज बहुत से लोग अमेरिकन में हैं, इंडियंस रहते हैं। अब इंडियंस वहां पर जो रह रहे हैं वो अपनी भारत की संस्कृति को फैला रहे हैं। जैसा कि ऋषि सुनक जी ब्रिटेन में अब ये प्रधानमंत्री बनते, तो वो भारतीय संस्कृति के लिए गौरव की बात है कि वो वहां पर प्रधानमंत्री बने।
और जैसे वैश्वीकरण में अगर आप लोग देखेंगे पहले के समय में क्या था कि जैसे ब्रिटिशर जब एक देश से दूसरे देश आए और गए तो जर्म्स कीटाणु उन लोगों ने फैलाए, ठीक है। ये सब कुछ आप लोग क्लास 10th की हिस्ट्री में इको में पढ़ करके आ चुके हैं। तो विश्व के एकीकरण होने का काफी माध्यम होते हैं, काफी साधन होते हैं। लोगों का आवागमन भी एक मुख्य कारण है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, वो भी जोड़ने का पूरे विश्व को काम करता है। ये सब वैश्वीकरण में जनरल सा जो मेरा फॉर्मूला है वो बस ये है कि विश्व का एकीकरण, मतलब कहीं पर कोई भी घटना हो उस घटना से आप वंचित नहीं रहोगे, उस घटना का प्रभाव वहां पर भी होगा, पूरी दुनिया एक हो जाएगी, आपको डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा, वो अमेरिका है वो ऑस्ट्रेलिया है, सब अब एक सी बात हो जाएगी। और अब तो इतने संचार साधन इतने विकसित हो चुके हैं, कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो इतना विकसित हो चुका है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना विकसित हो चुका है। आज हम लोग इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका के व्यक्ति से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। हम यहां से दूसरे देश में, दूसरा देश छोड़िए दूसरे महाद्वीप में हम 4 घंटे 5 घंटे में पहुंच सकते हैं एरोप्लेन के द्वारा। इतना विकसित अब हमारा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया है। तो इतना विकसित जब हमारा हो गया तो हम आसानी से पूरे विश्व के साथ क्या हो पा रहे हैं, कनेक्ट हो पा रहे हैं। और ये विश्व के साथ जो कनेक्शन हो रहा है इसी को क्या कहा गया है, वैश्वीकरण कहा गया है। परंतु ये वैश्वीकरण संभव क्यों हो पाया, ये वैश्वीकरण संभव क्यों हो पाया? ये संभव हो पाया जो 2 नीतियां अभी तक हम लोगों ने पढ़ी, उदारीकरण और निजीकरण। उदारीकरण और निजीकरण के कारण ही क्या है, वैश्वीकरण संभव हो पाया। चलिए जानते हैं किताब की कहानी। वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है, जो एक जटिल परिघटना है। देखिए वैश्वीकरण क्या है, किसी अर्थव्यवस्था का, किसी अर्थव्यवस्था का मतलब एक एक जो देश की अलग, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, जापान की अर्थव्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था, चाइना की अर्थव्यवस्था, तो जो किसी देश की अर्थव्यवस्था वो उसका विश्व अर्थव्यवस्था के साथ क्या हो जाए, एकीकरण हो जाए, दोनों एक हो जाए, दोनों मिक्स हो जाए। जैसे आप लोग संत महात्माओं को देखते हो, संत महात्मा जो है वो भगवान में मिले हुए रहते हैं। उस समय वो संत, वो व्यक्ति जो संत महात्मा, वो और ईश्वर दोनों एक हो चुके हैं, वो अलग अलग नहीं है, वो एक है। संत महात्मा इस उपलब्धि तक पहुंच चुके हैं कि वो ईश्वर से बिल्कुल कनेक्टेड है, वो एक हो चुके हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे कोई भी अर्थव्यवस्था हो वो पूरी विश्व अर्थव्यवस्था के साथ क्या हो जाए, जुड़ जाए, एक हो जाए। डिफरेंस ही पता नहीं चलना चाहिए। वो जो एकीकरण होता है उसी को हम लोग वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं, जो कि एक जटिल परिघटना है। जटिल परिघटना का मतलब क्या है, जटिल का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। जो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम सा आपको नजर आता है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम ये है। यह उन सभी नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत बनाना है। अब ये क्यों, ये वैश्वीकरण कैसे हुआ? तो ये कैसे हुआ उसका आंसर ये उन सभी नीतियों के कारण हुआ। ऐसी नीतियां जिनका परिणाम क्या था, सिर्फ और सिर्फ विश्व को परस्पर निर्भर, निर्भर का मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट बनाना और अधिक एकीकृत करना, ज्यादा से ज्यादा उनको क्या करना, इंटीग्रेटेड कर देना, एक दूसरे से उनको जोड़ देना। तो परस्पर निर्भर बनाना और अधिक एकीकृत करना उन नीतियों का जो मुख्यतः उद्देश्य था। उन उद्देश्यों, उन मुख्य नीतियों के कारण क्या है, पूरी दुनिया के साथ हमारा वैश्वीकरण हो पाया। अब परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत बनाने के लिए क्या करना होगा? देखिए हमें जैसे मान लीजिए अमेरिका के साथ बढ़िया संबंध बनाने, बढ़िया संबंध बनाने का मतलब ये है कि एक तो हम लोग सबसे ज्यादा व्यापार करें, उनके साथ व्यापार करें, उनके साथ शांति बनाए रखें, अच्छे संबंध हम लोग बनाए रखें, ठीक है ना। तो परस्पर निर्भर, हम एक दूसरे पर निर्भरता हमारी बनी, और निर्भरता कैसे बनी रहती है, वो व्यापार के द्वारा ही बनी रहेगी। अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो उनकी कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे तो उनकी कोई जरूरत ही नहीं, तो फिर क्या है, हम कभी भी लड़ लेंगे, हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो गई ना। डिपेंडेंसी होती है तभी तो हम लोग, सब कुछ सही चल रहा है ना, सब कुछ बेहतर चलता है। ये आप एक नॉर्मल उदाहरण भी लीजिए, जैसे आप किसी दुकानदार से सामान खरीदते हैं। अब जो वो दुकानदार है, वो दुकानदार पर आप निर्भर है क्योंकि वहां से सामान आता है, और दुकानदार आप पे निर्भर क्योंकि आपसे बहुत अच्छी खासी रकम आती। आप उसको पैसा दे रहे हो, उसकी दुकान के कारोबार को आगे बढ़ा रहे हो, और वो आपको सामान दे रहा है, दूसरों पे एक दूसरे पे निर्भर हो। कल को मान लो, अब आप भी कभी क्या है ना उससे लड़ोगे नहीं आसानी से। अब वो कभी मान लो कोई थोड़ा बहुत कम दे दिया, कोई बात नहीं भैया, ठीक है दे दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसको पता आपको इतना उधार देता है, इतना है तो कोई बात नहीं, चल गया। कभी कभार जैसे मान लीजिए आपका टोटल बना 10,090 रुपये, मान लीजिए 10,090, तो दुकानदार ही बोल देगा भैया 90 तो छोड़ो, आप 10,000 रुपये दे दो, ठीक है, बोले ठीक है 10,000। तो ये व्यापार, और मान लो आप दोनों के बीच में व्यापार का संबंध ही नहीं है, तो क्या करोगे, चलते हुए कभी भी उसमें अरे भाई पैसे दूंगा तुझे, पूरे 100 रुपये दूंगा, पूरा सामान डाल। व्यापार के संबंध नहीं है आप लोगों के। तो जब ज्यादा हम निर्भर नहीं होते किसी पे, तो हमारे साथ संबंध बिगड़ते। तो परस्पर निर्भर बनाने वाली जो चीजें हैं वो व्यापार है, शांति है, और उन्हीं से क्या होगा, फिर पूरा एकीकरण हमें देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियों और नेटवर्क का सर्जन आता है। अतिक्रमण क्या होता है?
आप लोगों ने अतिक्रमण सुना होगा कि सड़कों का अतिक्रमण कर लिया, मतलब सड़कों पे क्या है बहुत ज्यादा तक वो बढ़ चुके, आगे तक बढ़ चुके हैं। जैसे आप ठेले देखते हैं सड़कों पे, वो बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं, ठीक है, जगह ही नहीं रहती आने जाने की। तो यहाँ पर भी क्या है, आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधि होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर तो ज्यादा से ज्यादा अतिक्रमण करना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा दूर तक आपको फैलना है, आर्थिक रूप से भी फैलिए, सामाजिक रूप से भी फैलिए और भौगोलिक सीमाओं का भी अतिक्रमण करिए। मतलब भौगोलिक सीमाओं का मतलब डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इंडिया का व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में बैठा, ऑस्ट्रेलिया वाला अमेरिका में बैठा, अमेरिका वाला जापान में, जापान वाला चाइना में, ऐसे बिल्कुल जो डिफरेंस है वो डिफरेंस खत्म हो जाने चाहिए। जो ये सीमाएं आपको देखने को मिलती है किसी भी देश की, इन सीमाओं का अतिक्रमण करना है। एक देश में दूसरे देश का सामान बिक रहा है, एक देश में दूसरे देश का व्यक्ति पढ़ रहा है, लिख रहा है, शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो अतिक्रमण करके गतिविधियों और नेटवर्क का सर्जन होता है। नेटवर्क बनाना आप लोगों को, जैसे अब इसका एक उदाहरण अपन ऐसा लेते हैं, आप घर ही घर में रहते हैं सारे दिन। अब घर ही घर में रहेंगे तो आपको लोग कैसे जानेंगे, आप बाहर जाओगे, आपको कुछ लोग समाज के मिलेंगे, ठीक है, जिन समाज मतलब मानव समाज के लोग आपको मिलेंगे, जाएंगे, बातचीत करेंगे। फिर आप थोड़ा कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपको 10 लोग मिलेंगे, उन 10 लोगों से आपकी मुलाकात होगी, ठीक है, तो ये नेटवर्क बनेगा। और तो नेटवर्क कब बना, जब आप घर से बाहर निकले। और यहाँ पर क्या है, घर हमारा देश है, जब हम उससे बाहर निकलेंगे तो हमारा नेटवर्क बनेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके सीईओ हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी से मिलेंगे, मंत्रियों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे कि सर हम आपके देश में इन्वेस्टमेंट कर दें, निवेश कर दें। हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आएंगी। दूसरे देश के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो हमारे देश के राष्ट्र अध्यक्षों से मिलेंगे कि सर हमें ऐसा करके व्यापार करना चाहिए, हमारे देश की जो ये कंपनी है वो आपके देश में निवेश कर देगी और आपके देश की ये कंपनी हमारे देश में निवेश कर देगी। तो वो नेटवर्क का सर्जन कब होगा, जब हम लोग इन भौगोलिक सीमाओं के पार जाएंगे, जब हम इन भौगोलिक सीमाओं को क्रॉस करेंगे। वैश्वीकरण ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास है जिससे मीलों दूर हो रही घटनाओं के प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगे। तो वैश्वीकरण ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना है, ठीक है, मतलब ऐसे संपर्क सूत्र आप बना ले। संपर्क सूत्र मतलब इतना आप कांटेक्ट, इतना नेटवर्क बना ले जिससे कि मीलों दूर कोई भी घटना हो रही हो तो उसका प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट से दिखाई देता है। भारत के घटनाक्रम पर भी क्या होगा, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जैसा कि मैं उदाहरण, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, अब भारतीय वहां पर फंसे हुए थे, तो अब भारत के घटनाक्रम पे मतलब भारत की सरकार ने सारे काम छोड़ करके क्या करा, भारतीयों को बचाने की कोशिश करी ना। ये क्या है, वैश्वीकरण की तो देन है। ये सब कुछ वैश्वीकरण का ही तो खेल है कि भाई वैश्वीकरण के कारण वो लोग दूर बाहर पढ़ने जा सके, वहां पे सरकारों ने अलाउड करा कि भाई इंडियंस आकर के पढ़ सकते हैं। ये वैश्वीकरण की ही देन है, ठीक है। तो हमारा नेटवर्क इतना हो गया कि मीलों दूर हो रही कोई घटना का भी जो प्रभाव है वो भारत के घटनाक्रम पे पड़ रहा है, ठीक है। रूस हमें सामान बेचेगा या नहीं बेचेगा, यूक्रेन हमें सामान बेचेगा या नहीं बेचेगा, हम उनको देंगे या नहीं देंगे, ये पूरा भारत का घटनाक्रम पे हर चीज का प्रभाव पड़ा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो गई तो मीलों दूर, बहुत सी दूर वो घटना हो रही है, फिर भी उसका प्रभाव क्या है, आप पे पड़ रहा है। ऐसा नेटवर्क आपका बना लेना चाहिए। ये जैसे देखिए, मान लीजिए आपका अमेरिका में कोई रिश्तेदार बैठा है और आप यहाँ पे बैठो। अब अमेरिका में जो रिश्तेदार बैठा है उसकी तबीयत खराब हो गई, दुख तो आपको भी हो रहा है, और कैसा होगा, एडमिट कर रखा उसको हॉस्पिटल में, मतलब उसका कुछ हुआ, आपको भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। आपकी जीवन में, आपकी लाइफ में भी, आपके घटनाक्रम में आपको डेली टेंशन रहेगी, यार कब तक ठीक होगा, कब उसको डिस्चार्ज करेंगे, मतलब वो आपका नेटवर्क बनाओ ना उस व्यक्ति से। उसी प्रकार से हमें देशों के साथ ऐसा नेटवर्क बनाना है कि अगर मीलों दूर हो रही कोई घटना हो तो उसका भी भारत के घटनाक्रम पर स्पष्ट रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, इसमें सारे के सारे जो लोग हैं वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। यह समग्र विश्व को एक बनाने या सीमा मुक्त विश्व की रचना करने का प्रयास होता है। समग्र विश्व को एक बनाना मतलब पूरा का जो पूरा विश्व है उसको क्या बना देना, एक बना देना। हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण, विश्व का एकीकरण, जिसको पूरे विश्व को क्या कर दिया जाए, एक कर दिया जाए। तो समग्र विश्व को एक बनाना और सीमा मुक्त विश्व की रचना करना। सीमा मुक्त मतलब, सीमा का मतलब यहाँ पे कौन है, वो वाली सीमा नहीं जो आप लोग सोच रहे हो। सीमा मतलब बाउंड्री, बाउंड्री लेस हमें विश्व की रचना करनी। मतलब बाउंड्री लेस का मतलब क्या है, भैया ये इंडिया है, इंडिया में कोई आ रहा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ये भैया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कोई आ रहा है जा रहा है कोई डिफरेंस नहीं। मतलब आने जाने का मतलब ये नहीं कि कोई घुस जाओ कोई ऐसे चला जाओ, ऐसे वो धर्मशाला थोड़ी करनी है पर यहाँ का इसका मतलब ये है कि इंडिया में कोई भी कंपनी अपना सामान बेच सकती है, ठीक है। हम इंडिया वाले ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में अपना सामान बेच सकते हैं। इस प्रकार से सीमा मुक्त होना चाहिए, बाउंड्री नहीं होनी चाहिए व्यापार में। और जो पॉजिटिव चीजें हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई सीमा या बाउंड्रीज नहीं लगानी चाहिए। पर जैसे अब मान लो कोई इलीगल लोग है, कोई इलीगल लोग भारत में घुसने का प्रयास करें, अब उनको ऐसा थोड़ी कि हाँ भारत में बुला लेंगे, नागरिकता दे देंगे, ऐसा नहीं होता, वो वैश्वीकरण नहीं। अब बात करते हैं बहावप्रापन, या से कहा जाता है बच्चों आउटसोर्सिंग। क्या कहा जाता है, आउटसोर्सिंग।
वैश्वीकरण की प्रक्रिया का ये एक विशिष्ट परिणाम है। अब इसमें होता क्या देखो, इसमें कंपनियां किसी बाहरी स्रोत संस्था या से नियमित सेवाएं प्राप्त करती है जिन्हें पहले देश के भीतर ही प्रदान किया जाता था, जैसे कि कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन सुरक्षा आदि। अब क्या होता है, जो कंपनीज है वो कंपनीज कुछ सेवाएं ऐसी होती है जो बाहर से ले लेती है, मतलब अपने देश से नहीं ले रही, बाहर से ले रही है। आउटसोर्स, सोर्स उसका जो स्रोत है वो कैसा है, बाहर का है, आउट है, मतलब देश के बाहर से वो सेवाएं मिल रही है। मतलब बाहरी कोई संस्था हो, कोई भी बाहरी संस्था, कोई जैसे आपके इंडिया है, अब इंडिया से कोई बाहर की कंपनी हो, हम उससे वो सर्विस ले रहे हैं, हम उससे वो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। नियमित सेवाएं प्राप्त करती है जिन्हें पहले देश के भीतर ही प्रदान किया जाता था, परंतु वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, अगर वो सेवा कोई दूसरे देश की कंपनी हमें सस्ते में प्रोवाइड कर रही है तो हम उसको लेंगे, बेझिझक होकर हम उसका इस्तेमाल करेंगे, हम उसको पूरा यूज करेंगे। जैसे कि कानूनी सलाह, कानूनी सलाह आप मान लीजिए जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आईसीजे है। अब आईसीजे में मान लो कोई इंडिया के बहुत फेमस वकील है, अब उनका नाम पूरी दुनिया में चलता है, और मान लो कभी किसी कंपनी को लगे नहीं यार इस मामले में तो हमें एडवाइस लेनी चाहिए, तो वो एडवाइस ले सकते हैं। कानूनी सलाह कहीं से भी ले सकते हैं, कंप्यूटर सेवाएं जो हैं वो कहीं से भी ले सकते हैं, विज्ञापन सुरक्षा आदि। मैं आपको एक क्लास 10th का एक एग्जाम्पल बताता हूँ, बिहार बोर्ड का है, बिहार बोर्ड की किताबों में पढ़ाया जाता था। यहाँ पर क्या हुआ, एक कंपनी है न्यूयॉर्क की, बुक प्रिंटिंग की कंपनी है। उस बुक प्रिंटिंग की कंपनी ने क्या करा, जो अपना डिजाइन था वो डिजाइन कहाँ भेज दिया, मुंबई भेज दिया, मुंबई में एक कंपनी में भेज दिया, उनकी उन्हीं की कंपनी थी मुंबई में, मतलब उसमें भेजा। उस प्रिंटिंग उस डिजाइन में और थोड़ा बहुत सुधार करा मुंबई के लोगों ने, मुंबई की जो कंपनी के वहां पे अधिकारी थे उन्होंने, और फिर उन्होंने उसकी बुक्स प्रिंट करवा दी, बुक्स प्रिंट करवाई और एरोप्लेन से अमेरिका भिजवा दी, न्यूयॉर्क भिजवा दी, ठीक है, वहां पर उन लोगों ने भिजवा दी। अब जब न्यूयॉर्क वहां भिजवा दी गई, अब बात आई पेमेंट की, तो पेमेंट क्या कर दिया, मुंबई के एक बैंक में पेमेंट कर दिया गया, वहां के न्यूयॉर्क के एक बैंक से। अब इससे मैं आपको ये बात क्या दर्शाना चाहता हूँ, जैसे कंप्यूटर सेवा थी, तो कंप्यूटर सेवा जो डिजाइनिंग करना और करना, ठीक है, उसके प्रिंटिंग निकलवाना, कहाँ से लिया, कंपनी ने बाहर से ले लिया, ठीक है। या मान लीजिए कोई कंप्यूटर का काम है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से करवा रहे हैं, डिजाइनिंग सारा काम इंडिया से करवा रहे हैं, बाकी सब कुछ न्यूयॉर्क में हो जाएगा। मतलब यहां पे मैं इतना सा कहना चाहता हूं, वैश्वीकरण से ये सुविधा हुई है कि बाहर के देश के साथ आपका देश का व्यापार काफी बढ़ रहा है। विज्ञापन छपवा लेंगे कई बार से, सुरक्षा की जो बात है वो वहां से कर लेंगे। संचार के माध्यमों में आई क्रांति, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार ने अब इन सेवाओं को ही एक विशिष्ट आर्थिक गतिविधि का स्वरूप प्रदान कर दिया है। अब जो संचार के माध्यम है, जो संचार क्या होता है, जो हम अपने विचार होते हैं उनको जो आदान प्रदान करने का हमारा तरीका होता है वो संचार है, वो कम्युनिकेशन है। मतलब ओवरऑल से मैं कहना चाहता हूँ बातचीत करने का तरीका, जिससे कि हम हमारा संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके, हम हमारा मैसेज एक्सचेंज कर सके, हम हमारा मैसेज एक्सचेंज कर सके कि भैया हम ऐसा चाहते हैं, हम ये चाहते हैं। तो संचार के जो माध्यम है, ये संचार के जो माध्यम है, जो मोड ऑफ मैसेज है कि भाई मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ मैसेज, कि हम इन तरीकों से क्या है मैसेज को चेंज कर सकते हैं। जैसे अब तो आप देखते हैं इंटरनेट के द्वारा भी होता है, कॉलिंग भी हो सकती है, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल भी हो सकते हैं। पर पहले के समय में क्या था कि कबूतर से भेजा जाता था, फिर पोस्ट ऑफिस खुले, पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजा जाता था, ठीक है। पर अभी संचार के माध्यमों में जब से क्रांति आई है तब से विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इनके प्रसार से इन सेवाओं में एक विशिष्ट आर्थिक गतिविधि का स्वरूप प्रदान कर दिया है। एक विशिष्ट, एक स्पेशल आर्थिक गतिविधि ये बन चुकी है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ये बन चुकी है। इसी कारण विदेशों से इन सेवाओं को प्राप्त करने की प्रवृत्ति बहुत सशक्त हो गई है। तो विदेशों से अब इन सेवाओं को प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति है, जो ट्रेंड है, वो ज्यादा मजबूत हो चुका है, क्योंकि अभी एक विशिष्ट आर्थिक गतिविधि बन चुकी है। सूचना प्रौद्योगिकी की बात कर रहा हूं मैं। अब तो ध्वनि आधारित व्यावसायिक प्रक्रिया प्रतिपादन, ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा अरे यार सर इतना बड़ा क्या बता दिया आपने, ये कुछ भी नहीं है। आप लोग कॉल सेंटरों का नाम सुना होगा, कॉल सेंटर का अपना नाम सुना होगा, तो बस एक वो कॉल सेंटर ही है। अब कॉल सेंटर का मतलब क्या हो गया कि भाई वहां पर आप फोन करके, आप कॉल कर करके उस कंपनी के बारे में सारी डिटेल या सब कुछ ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग भी यहाँ पर आपको 2 नंबर देते हैं, ठीक है। अब आप वहां पे कॉल कर सकते, पूछ सकते हो कि सर की क्लास क्यों नहीं आ रही है, कितनी बजे आएंगी, ठीक है, नोट्स कैसे मिलते हैं, ये सारी जानकारी वहां मिलती है। तो वो कॉलिंग का काम कर रहे हैं। ऐसे क्या होता है, अब जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, तो अब उनके दूर अलग अलग देशों में भी क्या होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, तो वो वहां से व्यक्तियों को अपॉइंट कर लेते हैं कि भैया आप हमारे देश में इस पोस्ट पे आप कॉलिंग का काम कर सकते हैं। अभिलेखांकन का मतलब हो जाता है अकाउंटिंग का काम, पूरा अकाउंटिंग का जो काम होता है वो लेखांकन,
इसी में आ जाएगा बैंक सेवाएं हो गई, संगीत की रिकॉर्डिंग हो गई, फिल्म संपादन, फिल्म बनाना, पुस्तकों का शब्दांकन, पुस्तकें वर्ड्स डालना, उनको प्रिंट करना, चिकित्सा संबंधी जो परामर्श है वो सब कुछ, और यहाँ तक कि शिक्षण कार्य भी बाहरी स्रोतों को सुपुर्द किए जाने लगे, और जो शिक्षण कार्य हैं वो भी बाहर से करवाए जाने लगे। जैसे इंडिया में टीचर्स बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है, इंडिया के जो टीचर्स हैं वो पूरी दुनिया में बहुत डिमांडेबल है, इंडिया के टीचर्स की बहुत वैल्यू होती है बाहर, ठीक है ना। और इंडिया के काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जो बाहर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब शिक्षण कार्य भी अब तो बाहर के लोगों से करवाए जा रहे हैं। अनेक विकसित देशों की कंपनियां भारत की छोटी छोटी संस्थाओं से ये सेवाएं प्राप्त कर रही हैं। अब अनेक जो विकसित देश हैं वहां की कंपनियां भी जो छोटी छोटी हमारी संस्थाएं हैं उनसे ये सेवाएं प्राप्त कर रही है। मतलब विकसित देश की एक बड़ी कंपनी हमारे देश की एक छोटी सी कंपनी से ऐसी सेवाएं प्राप्त कर रही है। आधुनिक संचार साधनों के माध्यमों जैसे इंटरनेट आदि से इन सेवाओं से जुड़ी रचनाओं, ध्वनियों और दृश्यों की जानकारी को तुरंत शून्य से 9 तक की संख्याओं में परिवर्तित कर देश ही नहीं बल्कि महाद्वीपों के बाहर तक प्रसारित कर दिया जाता है। अब आधुनिक संचार साधन आ चुके हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हैं वो संचार साधन अब हमारे पास आ चुके हैं। जैसे कि हम लोग बात करें इंटरनेट की, इंटरनेट इन सेवाओं से क्या है, जो भी रचनाएं हमने जो भी कुछ रचा है, जो भी कुछ क्रिएट करा है, वो कोई ध्वनियां हो, कोई दृश्य हो, इन सब की जानकारी को हम लोग तुरंत 0 से 9 तक की संख्याओं में परिवर्तित कर सकते हैं। 0 से 9 तक की संख्या में परिवर्तित करने का मतलब यह है कि हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से पहुंच सकती है। महाद्वीपों के बाहर तक भी हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं। अब तो अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ अनेक छोटी बड़ी कंपनियां भारत से ये सेवाएं प्राप्त करने लगी है, क्योंकि भारत में इस तरह के कार्य बहुत कम लागत में और उचित रूप से निष्पादित हो जाते हैं। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी सेवाएं नहीं ले रही, कॉल सेंटर वाली, शिक्षण कार्यों जैसी, डॉक्टर परामर्श, ये सब कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो विदेश के विकसित देश हैं वही नहीं, बल्कि अधिकांश जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, चाहे कोई किसी छोटे देश की हो, कोई बड़े देश की हो, सब ये ज्यादातर जो सेवाएं वो कहां से प्राप्त कर रही है, भारत से कर रही है, क्योंकि भारत में एक कम लागत पर हो जाता है। भारत में ये जो हो जाता है कम लागत पर होता है और अच्छे से ये काम होने लग जाता है। भारत की निम्न मजदूरी दरें तथा कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता से सुधारोपरांत इसे विश्व स्तरीय भाव प्रापण का एक गंतव्य बना दिया गया है। देखिए अब भारत में निम्न मजदूरी दर, मजदूरी रेट जो होती है वो बहुत कम है, आप लोगों को पता है। कुशल श्रम है, श्रम शक्ति जो है वो बहुत एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे से काम करती है, ठीक है। सुधारोपरांत मतलब हो गया कि जब से सुधार हुए हैं उसके बाद की बात बता रहा है। सुधार कब हुए? 1991 में, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। 1991 के सुधारों के बाद विश्व स्तर पे आउटसोर्सिंग का एक गंतव्य बन चुका है, मतलब डेस्टिनेशन बन चुका है। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? कहीं पर आपको पहुंचना हो, पहुंचने वाला जो स्थान है वो है। मतलब अगर ये दुनिया में अभी हो चुका है कि अगर आउटसोर्सिंग कहीं से लेनी है तो भारत से लेनी है। भारत एक नंबर बहुत बढ़िया जो आउटसोर्सिंग है वो देता है। अब बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन, या जिसे हम लोग कहते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे आपको नाम से पता चल रहा है ट्रेड, व्यापार, ठीक है, ट्रेड व्यापार। व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि गेट के प्रवर्ती विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन 1995 में किया गया। देखिए पहले एक संस्था थी जिसका नाम था गेट, इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गेट था, ठीक है। पर गेट को हटा करके फिर बाद में विश्व व्यापार संगठन लेकर के आया गया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है? 1995 में, ठीक है। उस महासंधि की रचना विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में 23 देशों ने मिलाकर 1948 में करी थी। गेट की स्थापना कब हुई है? 1948 में हुई है। और कितने देशों ने मिलकर के करी थी? 23 देशों ने मिलकर के गेट की स्थापना करी थी। और WTO की स्थापना कब हुई है? 1995 में, 1995 में। उसका ध्येय सभी देशों को विश्व व्यापार में समान अवसर सुलभ कराना था। इसका जो ध्येय, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? सभी देशों को विश्व व्यापार में समान अवसर सुलभ कराना, मतलब सबको बराबर के अवसर जो है वो उपलब्ध कराना, इसका मुख्य उद्देश्य था। और यही मुख्य उद्देश्य भी WTO का रहेगा। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसे नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना है जिसमें कोई देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में बाधाएं खड़ी ना कर पाए, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करिएगा। 1991 का वो दौर भी है जब सोवियत संघ का अंत हो चुका है, मतलब पूरे देश में, पूरी दुनिया में पूंजीवादी विचारधारा सही से
सही प्रूफ हो चुकी है कि पूंजीवादी से अच्छी बेहतर जो तकनीक है वो कोई सी नहीं है, पूंजीवादी सबसे बेस्ट है। 1991 में पूंजीवादी बिल्कुल बेस्ट प्रूफ हो गई। अभी जो पूंजीवादी व्यवस्था, इस पूंजीवादी व्यवस्थाओं को फैलाने के लिए ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक, IMF तो थे ही, अब WTO की भी स्थापना कर दी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पूंजीवादी व्यवस्थाओं पूरा ओपन मार्केट चाहते हैं, पूरी खुली व्यवस्था चाहते हैं, ठीक है, पूरी खुली व्यवस्था होनी चाहिए, किसी प्रकार कोई बाधा, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। यही मुख्य काम WTO का है, वो देखे कि दुनिया के जो अलग अलग देश है वो किसी प्रकार का व्यापार में प्रतिबंध तो नहीं लगा रहे। जैसा कि हम लोग कह रहे थे व्यापार आयात पर शुल्क लगा देंगे, कोटा लगा देंगे, लाइसेंस सिस्टम करेंगे, ऐसा वैसा, तो इस प्रकार के कोई प्रतिबंध तो नहीं लगा रहे। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण करने के लिए व्यापार सबसे मुख्य रास्ता है, और उस व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करी गई। तो मुख्य उद्देश्य यही है विश्व व्यापार संगठन का कि पूरी दुनिया में जो व्यापार है वो सुगमता से, मतलब आसानी से हो सके, पूरी दुनिया के सामान एक देश से दूसरे देश में आ जा सके, एक देश की कंपनी दूसरे देश में अपनी स्थापना कर सके। तो ऐसे नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना करना, जिसमें नियम हो, ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जिसमें कोई भी देश मनमाने ढंग से, अपने मनमाने ढंग से बाधाएं खड़ी ना कर सके, मतलब कोई भी बाधा खड़ी ना करके, किसी प्रकार का रोक ना लगाए, किसी प्रकार के प्रतिबंध ना लगाए। साथ ही इसका ध्येय सेवाओं के सर्जन और व्यापार को प्रोत्साहन देना भी है, ताकि विश्व के संसाधनों का इष्टतम स्तर पर प्रयोग हो और पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। इसका और उद्देश्य और है सेवाओं का सर्जन हो, ठीक है, सेवाएं ज्यादा सर्जित हो, क्रिएट हो। व्यापार को प्रोत्साहन देना मतलब व्यापार को बढ़ाना, ताकि विश्व के जो संसाधनों का इष्टतम स्तर पर प्रयोग हो। अब क्या होगा, व्यापार को प्रोत्साहन देने से जितने भी संसाधन है उनका बेस्ट यूजफुल यूज कैसे होगा, बेस्ट यूज जो उनका होगा भैया क्या है, जैसे मान लीजिए आज कोई कंपनी है, ठीक है, वो बाहर से आती है, अब वो यहाँ पर आकर के जो यहाँ के संसाधन है उनको बेहतर टेक्नोलॉजी से कम संसाधन में बेहतर चीज बना दे, तो क्या होगा, हमारे जो संसाधन है, जो हमारे रिसोर्सेज है, उनका कम यूज में ज्यादा अच्छी चीज बन गई, तो संसाधनों का क्या हुआ, बेस्ट यूज हुआ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हुआ, ठीक है। प्रोत्साहन देना ताकि विश्व के संसाधन है उनका इष्टतम प्रयोग हो और पर्यावरण का भी संरक्षण हो। यहाँ पे संसाधन कौन से बच्चों, प्राकृतिक जो संसाधन है उनके, तो उससे क्या होगा, पर्यावरण का भी संरक्षण होगा, ठीक है। और पर्यावरण का जब संरक्षण होता है तो आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा होगा सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास। इसमें क्या होता है कि हम जो भी संसाधन हमारे पास है उन संसाधनों का आज प्रयोग भी करें, आने वाली पीढ़ी के लिए रखें भी, और सबसे इंपॉर्टेंट पर्यावरण को सुरक्षित रखें, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। विश्व व्यापार संगठन की संधियों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाने हेतु इसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के विनिमय को भी स्थान दिया गया है। अब विश्व व्यापार संगठन में जो संधियां होती है, जो समझौते होते हैं, वो द्विपक्षीय भी होते हैं। द्विपक्षीय मतलब दो देशों के बीच में, जैसे भारत श्रीलंका, भारत अमेरिका, वो चाहता है कि दो देशों के बीच में भी व्यापार बढ़े, और बहुपक्षीय मतलब दो से अधिक देशों के बीच में भी जो है वो व्यापार बढ़े। और इस व्यापार को बढ़ाने के लिए वस्तुओं और वस्तुओं के साथ साथ क्या है, सेवाओं का विनिमय। सेवाओं का विनिमय मतलब सेवाओं का भी क्या होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए। अगर भारत कोई सर्विस बहुत अच्छी दे रहा है, जैसे कि टीचिंग क्या हो गया, ये सर्विसेज भारत की अच्छी, तो ये सर्विसेज पूरी दुनिया में जानी चाहिए। कोई और कहीं कोई सर्विस अच्छी दे रहा है, वो पूरी दुनिया में, भारत में सारी जगह फैलनी चाहिए। तो यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन वस्तुओं के साथ साथ किसकी बात करता है, सेवाओं के विनिमय की भी बात करता है। ऐसा सभी सदस्य देशों के प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधकों को हटाकर तथा अपने बाजारों को सदस्य देशों के लिए खोलकर किया गया है। अब पूरा दुनिया में जो व्यापार है उसको सुगमतापूर्ण करने के लिए क्या क्या किया गया है, सभी देशों ने अपने देशों के प्रशुल्क हटा दिए, ठीक है। प्रशुल्क मतलब कोई आएगा, जो जितना भी सामान बाहर से आ रहा है हम उस पर कोई टैक्स लगा रहे हैं, कर लगा रहे हैं, वो हटा दिया। अप्रशुल्क अवरोधकों का मतलब क्या हो गया, कोटा, कोई लाइसेंस सिस्टम, ठीक है, इस प्रकार के जो है वो हटा दिए। अपने बाजारों के सदस्यों को देशों के लिए खोलकर किया, ठीक है। अपने जो बाजार है उनको सभी सदस्यों के लिए खोलकर कर दिया, मतलब क्या है, कोई भी आ सकता, मतलब उदारीकरण कर दिया। ज्यादातर देशों ने क्या कर दिया है, उदारीकरण कर दिया, लिबरलाइजेशन कर दिया है, अपने जो मार्केट है वो सभी देशों के लिए और सभी कंपनियों के लिए खोल दिए हैं। विश्व व्यापार संगठन के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भारत विकासशील विश्व के हितों का संरक्षण करते हुए न्यायपूर्ण विश्व स्तरीय व्यापार व्यवस्था के नियमों तथा सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं की रचना में सक्रिय भागीदारी रहा है। अब देखिए जो WTO है, WTO का थोड़ा सा रोल है ना, बायस्ड रोल है। बायस्ड रोल होने का मतलब क्या है कि भेदभाव वाला रोल है। WTO क्या करता है, जब ये जो विकसित देश है ये व्यापार अवरोधक लगाते हैं तो ये कुछ भी नहीं कहता, परंतु भारत और भारत जैसे अन्य जो विकासशील देश है वो अगर कभी अपने व्यापार को बचाने के लिए, अपने लघु उत्पादकों को बचाने के लिए अगर किसी प्रकार का अवरोधक लगा लेता है तो ये फट देने कहते हैं, नहीं आपने अवरोधक लगा लिया, आप विश्व व्यापार संगठन के नियम कानून कायदों को तोड़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा क्या है कि भेदभाव करने वाला है। तो भारत ने
हमेशा से विकासशील विश्व के हितों का संरक्षण करा है। विकासशील विश्व का मतलब उन सभी देशों का जो विकासशील है, अभी विकसित नहीं हुए, विकासशील अभी विकास की प्रक्रिया में भी वो उनकी जारी है। तो उन विकासशील विश्व के हितों का संरक्षण करा है कि भाई इनके हितों का भी ध्यान रखो, उनके इंटरेस्ट का भी ध्यान रखो। सिर्फ और सिर्फ विकसित देशों के ध्यान के हिसाब से ही व्यापार हो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमेशा समय समय पर भारत ने विश्व व्यापार संगठन में और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह आवाज उठाई कि वैश्वीकरण अच्छी चीज है, नो डाउट, पर वो न्यायपूर्ण वैश्वीकरण होना चाहिए। मतलब उसका मौका सभी देशों को मिले और सभी देशों में हर व्यक्ति को, हर वर्ग को उसका फायदा मिलना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि एक दो देश उसका फायदा लेते रहे, विकसित देश तो खूब व्यापार कर रहे हैं, खूब सामान बेच रहे हैं, और जो विकासशील देश उनको कोई फायदा नहीं हो रहा। तो हमेशा से भारत ने विकासशील विश्व का क्या करा है, प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करा है। भारत ने व्यापार के उदारीकरण की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा। भारत ने कहा कि आप लोगों ने कहा था उदारीकरण करिए, हमने करा, हम उस प्रतिबद्धता को, हमारा जो कमिटमेंट था हम उस कमिटमेंट पे बने हुए हैं। इसके लिए इसने आयात पर से अनेक परिमाण तक प्रतिबंध हटाए और प्रशुल्क दरों को भी बहुत कम कर दिया। तो जितने भी प्रतिबंध थे वो सारे हटा दिए, चाहे वो प्रशुल्क हो चाहे वो कोटा हो, सभी को हटा दिया भारत सरकार ने। कुछ विद्वानों का आशंका है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत की सदस्यता का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि विश्व व्यापार का अधिकांश भाग तो विकसित देशों के बीच ही होता है। अब भारत के जो कुछ विद्वान हैं, कुछ ज्ञानी जो अर्थशास्त्री हैं, वो भारत का डब्ल्यूटीओ में सदस्य होने पर सवाल खड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि भारत का डब्ल्यूटीओ में होने का कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन है भारत का डब्ल्यूटीओ में होना। बोले क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो अधिकांश भाग है व्यापार का वो तो विकसित देश ही कर रहे हैं, वो तो विकसित देश ही कर रहे हैं, फिर हमें क्या फायदा, हम क्यों डब्ल्यूटीओ से जुड़े हुए हैं? जब व्यापार ही उन बड़े बड़े विकसित देशों के बीच में हो रहा है तो फिर हमारी तो भागीदारी बिल्कुल ना के बराबर है, तो इससे अच्छा तो हट ही जाना चाहिए। उनका यह भी मानना है कि विकसित देश अपने देशों में जहां कृषि सहायता दिए जाने को लेकर शिकायत करते हैं, वही विकासशील देश अपने बाजारों को विकसित देशों के लिए खोले जाने को मजबूर करने को लेकर छलावा महसूस करते हैं। अब देखिए, ये जितने भी विद्वान हैं उनका यह भी मानना है कि विकसित देश अपने देशों में, ठीक है, मतलब जितने विकासशील देश हैं उनमें हम जब कृषि के जो किसान हैं उनको सहायता प्रदान करते हैं, सब्सिडियां देते हैं, तो वो विरोध करते हैं, बोले ऐसे कैसे आप सब्सिडियां दे रहे हैं, ये तो गलत होता है। ठीक है, और जब विकासशील देशों को मजबूर करा जाता है कि वो क्या करें, अपने मार्केट्स को खोले, वो मजबूर है। विकासशील देश विकसित देशों के लिए खोले जाने का मजबूर करने को लेकर छलावा महसूस करते हैं। विकासशील देश ऐसा महसूस करते हैं कि हाँ छलावा सा हो रहा है हमारे साथ, तो हमें तो कुछ बेनिफिट ही नहीं हो रहा। तो विकसित देशों के लिए हमने मार्केट भी खोल दिया, हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। एक बात यहाँ पर विद्वान और कहते हैं, आपकी किताब में नहीं, मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर काफी लोगों का यह भी मानना है कि जब हमारे ज्यादातर कंट्री के साथ बायलैटरल समझौते हैं, बायलैटरल का मतलब द्विपक्षीय समझौते हैं हमारे, भाई हमारा भारत का श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय समझौता है, हम उनके साथ व्यापार कर रहे हैं, हमारा अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, चाइना के साथ, सबके साथ जब द्विपक्षीय समझौता है तो हमें डब्ल्यूटीओ की जरूरत क्या है? हमें डब्ल्यूटीओ की जरूरत क्या है? तब तो हम मिलजुल के काम कर ही रहे ना, तो डब्ल्यूटीओ से हट जाना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। वे देश विकासशील देशों को अपने बाजारों में किसी न किसी बहाने प्रवेश करने से रोकने का प्रयास भी करते हैं, और विकसित देश जितने भी है ना, वो विकासशील देशों को अपने मार्केट में पहुंचने से रोकने का पूरा प्रयास करते हैं। वो आयात पर शुल्क भी लगाएंगे, वो कोटा भी लगाएंगे, वो सब कुछ करेंगे। वो अपने बिजनेस को, अपनी कंट्री का जो जीडीपी है उसको बनाए रखने और अपने कंट्री के जो डोमेस्टिक जो कंपनियां उनको बनाए रखने में वो पूरा योगदान करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे डब्ल्यूटीओ हो, चाहे विश्व बैंक हो, चाहे आईएमएफ हो, चाहे यूएनओ हो, ठीक है ना, ये सब अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मतलब होता है जो राष्ट्रों से मिलकर के जो संगठन बनते हैं उनको हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और कोई प्रेशर नहीं है भारत पर या किसी भी देश पर वो इनमें बने रहे। भारत को जिस दिन उचित लगेगा कि हमें यहाँ पर आयात पर शुल्क लगाना चाहिए, लगाएगा भारत सरकार। भारत सरकार को डब्ल्यूटीओ कुछ नहीं कह सकता, ज्यादा कुछ कहे छोड़ सकते हैं। मतलब कोई भी देश इतना दबाव में नहीं है कि नहीं डब्ल्यूटीओ की हर बात ही माने, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताता हूं कि 1964-65 में एक ट्रीटी करने की बात हुई पूरी दुनिया में, ठीक है, एनपीटी कहा जाता है उसको। उसमें यह कहा गया कि अमेरिका, सोवियत संघ जो आज का रूस है वो, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन, इन 5 ने परमाणु हथियार बना लिए थे। और इन देशों ने मिलकर के एक पूरी दुनिया के सामने एक प्रस्ताव रखा कि एनपीटी ट्रीटी साइन करते हैं, जिसमें क्या होगा कि अब कोई भी देश परमाणु हथियार ना बनाए। तो भारत के पास भी वही अवसर आया। भारत ने यह बोला कि देखो हमने दुनिया को ज्ञान दिया है, आप हमें ज्ञान देने की कोशिश ना करो। बोले मतलब यह है कि तुम 5 ने तो परमाणु हथियार बना लिए, इसका मतलब तुम 5 तो हमेशा दुनिया पर राज करोगे, तुम तो दुनिया को डराओगे
कि देखो हमारे पास परमाणु हथियार है तो मार देंगे, हमारे अनुसार चलो। ऐसी अन्यायपूर्ण नीतियों का हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। हम ऐसी अन्यायपूर्ण नीतियों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। हाँ, हम जब समर्थन करेंगे, आप पांचों देश अपने परमाणु हथियार बिल्कुल जीरो कर दो, सारे परमाणु हथियारों को खत्म कर दो, हटा दो, आप, हम तैयार है, अभी ट्रीटी साइन कर देंगे। पर आपके पास परमाणु हथियार हो और बाकी देशों के पास ना हो, ये तो भेदभावपूर्ण नीति, बिल्कुल गलत है। और फिर भारत ने फाइनली 1998 में आकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय में परमाणु आविष्कार कर ही लिया। ठीक है, तो मैं यहां से सिर्फ और सिर्फ ये बात बताना चाहता हूं कि हम जरूरी नहीं है हम हर चीज को माने। विदेश में अमेरिका ने बोला है, उसने बोला है तो बोला है, ठीक है। भारत की सरकारों के लिए, भारत के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए देश से बढ़कर के कुछ भी नहीं होता। जो देश के लिए उचित होगा वही करेंगे वो। किसी के दबाव में भारत ना पहले था, ना आज है, ना आगे होगा। चलिए अब बात करते हैं विश्व स्तरीय पदचाप की। वैश्वीकरण के कारण अब अनेक भारतीय कंपनियां भी विदेशों में अपने पैर फैलाने लगी। बाहर से अगर काफी कंपनियां आकर के भारत में अगर अपना उत्पादन बढ़ा रही हैं, तो ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो कि विदेशों में जाकर के क्या कर रही हैं, अब हमारा जो भारत की कंपनियां विदेशों में जाकर के अपना उत्पादन बढ़ा रही हैं। उदाहरण के लिए ओएनजीसी की जैसे फुल फॉर्म ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, विदेश, ये भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र है, ठीक है, सरकार का है। ये एक सहायक तेल और प्राकृतिक गैस निगम है जो तेल और गैस की खोज में लगी हुई है, तेल और गैस की खोज में लगी हुई है। ये 16 देशों में इसका उत्पादन अभी चल रहा है। टाटा स्टील जो 1907 में स्थापित हुई थी, निजी कंपनी है, 26 देशों में भी कार्यरत है, 26 देशों में काम करिए। 50 देशों में अपने उत्पादों को बेचने के लिए दुनिया की शीर्ष 10 वैश्विक स्टील कंपनियों में से एक है, और 26 देशों में तो प्रोडक्शन कर रही है और 50 देशों में अपना उत्पादन, अपना सामान बेच रही है और टॉप 10 कंपनीज में है। यह अन्य देशों में लगभग 50,000 लोगों को रोजगार देती है, तो अन्य देशों में 50,000 लोगों को रोजगार दे रखा है। HCL टेक्नोलॉजी भारत में शीर्ष 5 IT कंपनियों में से एक है, जिसके 31 देशों में कार्यालय और लगभग 15,000 व्यक्तियों को विदेश में कार्यरत है, मतलब 15,000 को रोजगार दे रखा है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज शुरू में बड़ी भारतीय कंपनियों को दवा के सामान की आपूर्ति के लिए एक छोटी सी कंपनी थी, और आज इसकी दुनिया में विनिर्माण संयंत्र का मतलब होता है प्लांट, मतलब एक तरीके से फैक्ट्री जहां पे विनिर्माण हो रहा, प्रोडक्शन हो रहा, वो अनुसंधान केंद्र, मतलब रिसर्च होती है, ठीक है, कौन सी दवाई बनानी चाहिए क्या नहीं, तो वो पहले छोटी सी एक कंपनी थी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, पर आज वो पूरी दुनिया में नाम कमा रही है। ओके, तो आज के लिए हमारा इतना ही। अब सुधार के बाद कितना भारत विकास पे पहुंचा, कितना नहीं, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा रहा आज का लेक्चर और कैसे चल रही है आपकी तैयारी, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।